आज का अपना पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 41। अब 41वें प्रश्न में देखो क्या बोल रखा है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे हमारे भारत के अंतर्गत असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, तो उसी में दोस्तों एक आंदोलन आया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहीं से शुरू हुआ, जो कि था दोस्तों नमक सत्याग्रह। ठीक है, ये नमक सत्याग्रह हमारा 1930 की बात है। तो जैसे ही गांधी जी ने नमक बनाकर 6 अप्रैल को ये कानून तोड़ा था, उसके बाद तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने इसको कानून तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसी में दोस्तों एक सत्याग्रह आता है वेदारण्यम सत्याग्रह। ठीक है, तमिलनाडु की बात है। इसकी जो सत्याग्रह की बोल सकते हो आयोजन किया था वो किसने करा था, तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने, या फिर सीवी राजागोपालचारी तिरुचिरापल्ली ने, या फिर के कामराज ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हमारा दोस्त बताएगा। चलिए, कई विद्यार्थी हमारे कह रहे हैं ए और कई कह रहे हैं बी। अरे भाइयों, बी इज द राइट आंसर। सी राजगोपाल तिरुचिरापल्ली इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों ये पूरा का पूरा सत्याग्रह का आयोजन करा था, और इन्होंने तमिलनाडु के अंतर्गत, जैसे गांधी जी ने गुजरात के अंतर्गत ये कानून तोड़ा था, वैसे ही तमिलनाडु में इन्होंने कानून तोड़ा था। अब देखो दोस्तों, इसके लिए पूरा नमक सत्याग्रह आपको पढ़ना होगा, तब आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में पता चलेगा। आइए थोड़ा सा नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी भी हमने इससे पहले भी पढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ लेते हैं, आराम से सारी चीजें समझेंगे। देखो, अब दांडी यात्रा की बात करी जाए तो दांडी यात्रा से बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहां से यह बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस सत्याग्रह से हुई थी दोस्तों, तो वो इसी से हुई थी, दांडी यात्रा से ही। यहीं से ही सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न कि दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को हुई थी। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, तो दोस्तों वो गुजरात के अंतर्गत एक आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से शुरुआत हुई थी। और कहां पर खत्म हुई थी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक ये जो हुई थी दांडी समुद्र तट तक खत्म हुई थी। जब तक ये सारे के सारे समुद्र दांडी समुद्र तट तक नहीं पहुंच गया और वहां उन्होंने नमक नहीं बना लिया, तब तक ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। कितने लोग थे शुरुआत में, तो शुरुआत में दोस्तों केवल 78 अनुयायी थे, एक गांधी जी और 78 लोग, कुल मिलाकर 79 लोग थे। लेकिन जहां जहां ये रुकते थे, जहां जहां ये भाषण देते थे, लोग इनके साथ जुड़ते ही चले जाते थे। ठीक है, कितने किलोमीटर इन्होंने तय करा, तो 250 किलोमीटर इन्होंने इन दिनों में, जो कि 24 दिनों का पूरा पद यात्रा थी, पैदल चल रहे थे, पद यात्रा थी 24 दिनों की, कम से कम इन्होंने 250 किलोमीटर चला, और ये कारवां यूं ही चलता रहा इनका। ठीक है, तो ये 5 अप्रैल को कब कहां पहुंच गए, दांडी समुद्र यात्रा तट पर पहुंच गए, और 6 अप्रैल को इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया, और नमक बनाकर मुट्ठी भर नमक उठाकर इस कानून का उल्लंघन करा। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के खिलाफ काम करोगे तो अंग्रेज चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने इनको गिरफ्तार भी कर लिया था आगे जाकर। तो इन्होंने इस कानून का क्या क्या उल्लंघन करा। अब जैसे ही दोस्तों इन्होंने उल्लंघन करा, हर जगह नमक कानून का, पूरे भारत राज्य में हर जगह कानून ये जो नमक के ऊपर लगा हुआ था इसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। कैसे, तो छात्रों ने अपने स्कूल या फिर कॉलेज का बहिष्कार कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया, या फिर विदेशी कपड़ों को क्या कर दिया, पहनना छोड़ दिया, उसकी बड़ी बड़ी होलिका जलानी शुरू कर दी। तो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से लोग कर सकते थे उस तरीके से इसका उल्लंघन करना शुरू हो गया था, आलोचना करनी शुरू हो गई थी। तो इसी दौरान दोस्तों नमक सत्याग्रह जब लोगों ने पूरा का पूरा ये आंदोलन का प्रसार हुआ, तो उसमें क्या हुआ, तो देखो तमिलनाडु के अंतर्गत, कहां पर, तमिलनाडु के अंतर्गत एक जगह है जिनका नाम है तंजौर, जो कि एक समुद्र तट है। यहां पर दोस्तों सी राजगोपालचारी तिरुचिरापल्ली, नाम याद ध्यान आ गया, तो सी राजगोपाल तिरुचिरापल्ली, इन्होंने आपका रणयम, यहां से इन्होंने क्या करा दोस्तों, नमक यात्रा करी। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों, सी राजगोपालचारी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या करा दोस्तों, वेदारण्यम सत्याग्रह की क्या करा, आयोजन किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से ये आपका पूछा गया। तो अगली बार आपके एग्जाम में यही थोड़ी है कि तमिलनाडु ही पूछेगा, उसके मन में कुछ और आया तो कुछ और भी पूछ सकता है। तो इसके साथ साथ में दोस्तों केरला में, केरला के अंतर्गत एक जगह है मालाबार, वहां पर दोस्तों के कैल्पन, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कैलिकट से लेकर पोथानूर एक जगह है, वहां पर दोस्तों नमक यात्रा इन्होंने करी। तो मालाबार केरला के अंदर इस कानून का आयोजन किसने करा, तो के कैल्पन ने करा। इन्हीं के साथ साथ पेशावर में, ध्यान रखिएगा, नाम इनका आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, खान अब्दुल गफार खान। इन्हीं को ही बादशाह खान के नाम से, बच्चा खां के नाम से, सरहदी गांधी के नाम से,
सीमांत गांधी के नाम से, सब यही इनके उपनाम है, जो कि इनके अनुयायी जो थे, चाहने वाले थे, उनको प्यार से बोलते थे, क्योंकि गांधी जी के ये बहुत नजदीक थे। ठीक है, तो इन्हीं को, ये भी क्या थे दोस्तों, हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार और साथ ही साथ में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने वाले थे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इन्हीं को ही बादशाह खान, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खान, सब इन्हीं को ही बोलते थे। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों एक साल पहले, 1930 से एक साल पहले 29 में इन्होंने एक संगठन का क्या करा, निर्माण करा था, जिसका नाम रखा खुदाई खिदमतगार। अब ये जो खुदाई खिदमतगार थे ना दोस्तों, ये स्वयंसेवी संगठन था, जो कि अलग अलग प्रकार के आंदोलनों में कार्य किया करते थे। ठीक है, किसने इसकी स्थापना करी थी, तो खान अब्दुल गफार खान ने। कब करी, 1929 के अंतर्गत करी थी इसकी स्थापना। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसी को ही खुदाई खिदमतगार को ही क्या कहते थे दोस्तों, लाल कुर्ती कहते थे। लाल कुर्ती क्यों कहते थे, क्योंकि इनके जो अनुयायी थे ना दोस्तों, वो क्या थे, मतलब इसके अंदर, संगठन के अंदर जो लोग थे, वो क्या थे, चटकीले लाल करके कपड़े पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती। और लड़की, औरतें जो पहनती थी, वो काले कलर के कपड़े पहनती थी। ठीक है, तो ये हो गया पेशावर की बात। शोलापुर की बात करी जाए तो गांधी जी को क्या कर लिया, वहां पर गिरफ्तार कर लिया इसी आंदोलन के विरोध में। और जैसे ही इनको गिरफ्तार किया, बस फिर तो पूरे के पूरे जो आंदोलन चल रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, भयंकर रूप पा लिया। हड़ताल के अंतर्गत अलग अलग लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, मील के जो मजदूर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसी नमक सत्याग्रह में दोस्तों जो सबसे तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली ना, वो मिली आपका कहां पर, धराशना के अंतर्गत, जहां पर सरोजनी नायडू और साथ ही साथ में इमाम साहब, ये जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और बड़े रूप में इसका दमन करा, इन्होंने सहारा लिया इस चीज का। वहीं पर ही दोस्तों बिहार बंगाल के अंतर्गत लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, साथ ही साथ में यूनियन बोर्ड के विरुद्ध आंदोलन चलाया इन्होंने। वहीं पर ही गुजरात के अंतर्गत अलग अलग तालुका के अंतर्गत कर बंदी आंदोलन प्रारंभ हो गया। वहीं पर ही असम के अंतर्गत एक कनिंगम सर्कुलर होता है, उसके विरोध में शक्तिशाली प्रदर्शन करा छात्रों ने। वहीं मणिपुर और नागालैंड के अंतर्गत तो ध्यान रखिएगा, रानी गैडियनली, इन्होंने प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान कर दिए थे पूरे के पूरे। तो देख सकते हो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में केवल तमिलनाडु का पूछा जाए तो तमिलनाडु, मालाबार हो गया, पेशावर हो गया, सीमांत गांधी से इतने ज्यादा हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम 2 स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे पढ़ते हुए चल रहे थे। जिस जिस दोस्तों ने सेकंड लगाया, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और आंसर दो मुझे फटाफट, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो भाई ये जो आंदोलन था, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत करी गई, लेकिन कब लिया गया था निर्णय शुरुआत करने का, लखनऊ अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, एक से अधिक में, या एक से अधिक में कोई भी नहीं। चलिए सभी दोस्तों ने आंसर देना शुरू कर दिया। भाई सी जो लगा रहे हो ना, वो सारे के सारे हमारे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। इसका जो निर्णय लिया गया था वो लाहौर अधिवेशन में लिया था। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 के अंतर्गत। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसके, तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और इसी में ही दोस्तों पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी, और पूर्ण स्वराज को देखते हुए दोस्तों 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया उसको। आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये रहा आपकी एनसीईआरटी बुक। देखो कब की बात है, दिसंबर 1929 का। जो मैं पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं ध्यान रखिएगा। कब की बात है, दिसंबर 1929 की। किसके नेतृत्व में, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ये अध्यक्ष थे किस चीज के, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के, जो कि मैंने अभी अभी बताया था आपको। इसी लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत किसकी मांग उठाई इन्होंने, पूर्ण स्वराज की। अब तक जो था दोस्तों स्वराज की मांग थी, लेकिन अब पूर्ण स्वराज की बात होगी। और ये जो था दोस्तों औपचारिक रूप से अब मान लिया गया था। इसी के लिए दोस्तों 26 जनवरी 1930 को, कब, 26 जनवरी 1930 को एज ए स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन्होंने क्या करा, पूरा का पूरा मनाया जाएगा। इस दिन को एज ए पूर्ण स्वराज के लिए इन्होंने संघर्ष की पूरी शपथ ली इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने इंतजार करा था इस दिन का संविधान को लागू करने के लिए। ठीक, लेकिन दोस्तों ये बात तो इनके अंदर अंदर की थी, इनकी उत्साह जो थी वो अंदर अंदर की थी, लेकिन बाकी लोग जो थे ना इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसी चीज को देखते हुए गांधी जी ने सोचा यार कुछ तो ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसके अंतर्गत लोगों के अंतर्गत क्या कर सके, राजनीतिक उत्साह, राष्ट्र के लिए प्रेम और एकता को इकट्ठा किया जा सके। तो इसलिए दोस्तों गांधी जी ने किसका सहारा लिया, नमक यात्रा का।
क्योंकि नमक दोस्तों उस समय एक ऐसी चीज थी और आज भी एक ऐसी चीज थी जिसके अंतर्गत मध्य वर्ग का लोग या फिर गरीब तबके के लोग या फिर अमीर तबके के लोग, सारे के सारे लोग नमक का इस्तेमाल करते थे। और उस समय जो नमक के ऊपर कानून लगा हुआ था ना, वो भाई इतना कर लगते थे कि सारे के सारे लोग परेशान थे इस चीज के लिए। तो इसलिए दोस्तों देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन, उस समय का वायसराय कौन था? इरविन था, उसको उन्होंने एक खत लिखा और इस खत के अंदर उन्होंने कितनी मांगों को? 11 मांगों का उल्लेख किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप इन मांगों को नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों? अपना आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो कितनी मांगे थी दोस्तों? 11 मांगे थी और इनमें से कुछ थी मांगे जो सामान्य थी और जबकि कुछ मांगे जो थी वो उद्योगपतियों के लेकर किसानों तक के विभिन्न विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। अब गांधी जी जो दोस्तों इन्हीं मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था भाई कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एज ए नमक यात्रा को, एज ए नमक को क्या बनाया? प्रतीक बनाया और इस चीज को एकजुट करने के लिए लाए। तो यहीं से आपका ये पूरा का पूरा प्रश्न बना था। तो लाहौर अधिवेशन इज द राइट आंसर 1929। अब इसके अंतर्गत दोस्तों हमने कितने प्रश्न पढ़ लिए? देखो, पहला प्रश्न पढ़ा कब हुआ, दूसरा प्रश्न पढ़ा कि इसका अध्यक्ष कौन था, तीसरा कि लाहौर अधिवेशन जो था ये कब और साथ ही साथ में दोस्तों कहां और किसकी अध्यक्षता में, कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, या फिर हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। ठीक है, अब इसी चीज को लोगों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने क्या करा, कितने प्रकार की मांगों को रखा, उस समय का वायसराय कौन था, कब की बात है ये। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ये तो दोस्तों हमने पढ़ा है, आप लोगों को पता भी है किस वर्ष हुआ था। 1929 में, 1930 में, 1931 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप एससीईआरटी बुक पढ़ोगे वहां पर भी डेट दे रखी है, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे वहां पर भी डेट दे रखी है, लेकिन इसने डेट नहीं ईयर पूछा तो हम लोग ईयर ही लगा देते हैं 1931 में, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। चलिए आइए अब एनसीईआरटी बुक पर ले चलता हूं। देखो, बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए अप्रैल 1930 में, जब महात्मा गांधी के क्या थे दोस्तों, जो समीप साथी थे उनके, कौन? खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खां या फिर अब्दुल गफार खां। इनको जब गिरफ्तार कर लिया ना तो गुस्से ही भीड़ ने क्या करा, सशस्त्र बंदरबख्त जो गाड़ियां थी दोस्तों वो गाड़ियां ली और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर आई और बहुत सारे लोग जो थे इसमें मर गए। और साथ ही साथ में महीने भर बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासकों का या शासन का क्या करा दोस्तों? प्रतीक, ध्यान रखिएगा, पुलिस चौकी, नगर पालिका भवन, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर, इन पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और भयभीत सरकार जो है दोस्तों वो निर्मम दमन का रास्ता अपनाया उन्होंने और शांतिपूर्वक जो सत्याग्रही पर थे उन पर, ध्यान रखिएगा, हमले किए गए और औरतें व बच्चों को मारा पीटा गया। और यहां तक कि दोस्तों इस पूरे के पूरे आंदोलन के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इसी चीज के अंतर्गत गांधी जी से बात करी गई कि भाई कोई रास्ता निकालो। इसी चीज के लिए दोस्तों महात्मा गांधी जी से और इरविन के बीच में इस आंदोलन को वापस लिया गया और 5 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। और इसी को हम लोग किसके नाम से दोस्तों? दिल्ली समझौता के नाम से या फिर गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। और इसी के लिए दोस्तों गांधी जी ने क्या करा था, लंदन में होने वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लेने से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी सहमति दिखाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता 1930, 1931, 1932 3 साल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया क्योंकि दोस्तों ये पूरा समझौता होना था। ठीक है, तो यहीं पर ही देखो पहले गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत कांग्रेस ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था उसका, उसके अंतर्गत उन्होंने भाग नहीं लिया था। और ध्यान रखिएगा सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई उस समय की। और दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी कहां गए थे, लंदन गए थे। लेकिन ज्यादा सहमति उसमें हुई नहीं, ज्यादा स्वीकृति हुई नहीं, सबसे ज्यादा तो वहां पर तू मैं हुई उनकी
अंबेडकर जी से, क्योंकि अंबेडकर जी चाहते थे दोस्तों दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, और गांधी जी चाहते थे नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और उन्होंने ये बात भी कही थी, लेकिन बाद में पूना पैक्ट के द्वारा उनका समझौता हो गया, पर वो चीज हो गई। तो यहां से दोस्तों क्या निकल कर आया, 5 मार्च 1931। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो, वहीं पर एससीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत ही बड़े बड़े शब्द में लिख रखा है गांधी इरविन पैक्ट। ये क्या था दोस्तों, तो जैसी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या दोस्तों व्याख्या में अंग्रेजी सरकार ने समझौता करने के लिए क्या हो गई थी, बाध्य किया उनको, और सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं या फिर दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब हुई थी, तो 5 मार्च 1931 गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई थी। लेकिन ज्यादा इन चीजों के बीच में बात बनी नहीं, और वहीं से ये लौट आए थे लंदन। ठीक, लंदन से लौट आए थे, और लौटने के बाद ही इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन मैंने अपने देश का बट्टाधार नहीं किया, मतलब उसको तहस नहस नहीं किया। इन्होंने ये बात कही थी लोगों के समीप। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। तो जिस जिस दोस्तों ने यहां पर आंसर लगाया ये ऑप्शन नंबर सी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो यहां से आपका ये वाला प्रश्न बना था। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। अब पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको, कई विद्यार्थियों को पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन था क्या और इसका आयोजन किया क्यों गया था। ठीक है, तो पहले तो आप इसका आंसर बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विद्यार्थी बताएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रस्तुत थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन का क्या करा था दोस्तों, अपनी भागीदारी दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। तो पहली बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन था क्या, और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या था वो और भी बात कर लेंगे। देखिए, देखो अब देखो दोस्त, जब पूरा का पूरा हमारे भारत के अंतर्गत तहस नहस चीजें हो रही थी, आंदोलन सत्याग्रह चल रहे थे, तो इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की जो नई टोकरी सरकार ने क्या करा दोस्तों, सन जॉन साइमन, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये आगे जाके आपके प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया, और राष्ट्रवादी आंदोलनों के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की कार्यशैली के अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। और इस आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, इनमें किसी भी प्रकार के कोई भी भारतीय नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी सरकार किस प्रकार से पूरे के पूरे देश को चला रही है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था देखनी थी, और व्यवस्था देखने के बाद इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। मैंने पूर्ण स्वराज की जो बात कर रहे थे हम भारतीय, उसके बारे में बात करने की बात करी गई थी। किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे चलें तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, ध्यान रखिए, तो उसका स्वागत जो है वो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। और इन्हीं नारों के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को पता है, इसी साइमन कमीशन के अंतर्गत जब पूरा का पूरा शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, तो लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चार्ज हुई थी। तो लाठी लगने की वजह से उनको क्या हो गया था दोस्तों, गहरे जख्म हो गए थे, और उनकी दोस्तों देह त्याग दिया था उनकी आत्मा ने, उनकी यहीं पर ही क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये नारे लगने शुरू हो गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो आगे चलें तो दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, और इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के, ध्यान रखिएगा ये क्या बोल रखा है, तो डोमिनियन स्टेटस, इसकी ध्यान रखिएगा, गोलमोल एक पूरा का पूरा ऐलान कर दिया कि हम लोग क्या देंगे भारत को, एज ए डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो एक गोलमोल सा वादा कर दिया जिसको ये पूरा का पूरा शांत किया जा सके, और उन्होंने इस बारे में कोई भी समय सीमा तय नहीं करी थी। ठीक है, उन्होंने बस सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए हम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के जो नेता थे वो संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जो तेज तर्रार खेमा था वो आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी, और वहीं पर ही दोस्तों
मध्यवर्गीय जो नेता थे वो ब्रिटिश ये जो डोमिनियन स्टेटस के भीतर ही क्या कर रहे थे दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रख दी गई और इसी के रूप में हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों करा गया था, क्योंकि पूरा का पूरा जो हम लोग ये इरविन क्या कह रहा था, डोमिनिक स्टेटस देने का, अलग एक पूरा का पूरा स्टेटस देने का जो गोलमोल बातें कर रहा था, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी थी। तो इसी के बाद में दोस्तों जो उदारवादी जो मध्य वर्ग के नेता थे वो सारे के सारे क्या थे, इसके अंतर्गत थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कटते हुए चले गए और वहीं पर जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो उसके अंतर्गत तो जवाहरलाल नेहरू जी ने वैसे कह दिया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि ये जो गोलमेज सम्मेलन थे था क्या, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने भाग लिया था और उल्लेखनीय कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 1930 और 32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत हिस्सा लिया था जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके तहत, जिसका नेतृत्व किसने करा था, तो महात्मा गांधी जी ने करा था। तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा प्रश्न बना था। ठीक है, तो अब यहां से आपको ये पता चल गया कि साइमन कमीशन क्या था, किसकी अध्यक्षता में शुरू किया गया, कब शुरू करा गया, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, उसके आते ही किस प्रकार के नारे शुरू हो गए, साथ ही साथ में दोस्तों ये पूरा का पूरा डोमिनिक स्टेटस क्या था, गोलमेज सम्मेलन क्या था, कब से लेकर कब तक गोलमेज सम्मेलन, 1930 से लेकर 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन क्या हुए थे दोस्तों, आपके प्रस्तुत किए गए थे, आयोजित किए गए थे। कांग्रेस ने किस में भाग लिया, केवल दूसरे में लिया था। किसने अध्यक्षता करी थी, गांधी जी ने करी थी। तीनों के तीनों में कौन किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको पता हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित या फिर हस्ताक्षर उसके ऊपर किया गया था। तो आप लोगों को पता है दोस्तों जैसे ही गोलमेज सम्मेलन दूसरा हुआ था तो उसके बीच में गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में बहुत ही बोल सकते हो तू मैं हो गई थी। किस चीज को लेकर, गांधी जी चाहते थे पूरे का पूरा भारत इकट्ठा होकर पूर्ण स्वराज की ओर बढ़े और अपना राज अपने हाथ में ले, लेकिन वहीं पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अलग से एक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। जैसे सिख तो पहले से आपके अल्पसंख्यक थे, उनका अलग ही हो गया था, मुस्लिम का भी अलग हो गया था, और वहीं पर ही दोस्तों जो अछूत थे, दलित थे, उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की बात कर दी गई। अब जैसी इस बात को की गई तो गांधी जी अपने पेखे में थे कि वो नहीं चाहते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो चाहते थे कि अलग से निर्वाचन मंडल हो। अब ये पूरी की पूरी बात छोड़ दी गई थी दोस्तों, ये गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटिशों के ऊपर, तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ दिया क्योंकि उन्हें तोड़ो और बांटो की नीति करनी थी। वहीं पर ही गांधी जी ने वहां पर कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। अब उसी के बीच में पूरा का पूरा हुआ था। तो कब की बात है, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात है, 24 सितंबर 1932। सी इज द राइट आंसर, 24 सितंबर 1932। जिस विद्यार्थियों ने सी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा। हाँ जी, सी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों ये बात है दोस्तों 24 सितंबर 1932 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा जो अन्य हिंदू नेता थे जैसे कि मदन मोहन मालवीय जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, पुरुषोत्तम दास जी हो गए, राजगोपालाचारी जी हो गए, इनके प्रयत्न से गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, एक समझौता किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कब हुआ, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसके बीच में होता, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो पूना समझौता हुआ था इसकी बोल सकते हो कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, तो इसकी बोल सकते हो कि ये समझौता के जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो मिडल मैन थे वो कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी। इनका नाम कहीं ना कहीं दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो तो उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या थी ये पूरा का पूरा आपका पूना समझौता। देखिए पूना समझौता जो था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जो दलित थे उनके वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या कर दिया था दोस्तों, समाप्त कर दिया गया था, और तथा क्या जो भी आपकी वहां पर व्यवस्थापिक सभा थी उसमें अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही क्या कर दिए गए थे, सुरक्षित रखे गए थे।
पहले अलग निर्वाचन मंडल की बात करी गई थी, लेकिन ये पूरा समझौता जब हो गया तो उसी के बीच में अछूतों के स्थान जो हिंदू थे उन्हीं के वर्ग के अंतर्गत इनको सुरक्षित रखने की बात करी गई। और वहीं पर ही जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनमें दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दोस्तों, तो 147 सीटें आवंटित की गई थी। कहां पर, जो प्रांतीय विधानमंडल था। और जो सांप्रदायिक आपका पंचाट था उसके अंतर्गत 71 सीटें प्रदान करी गई थी। कितनी, 71 सीटें। वहीं पर ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के जो सामान्य निर्वाचन वर्ग थे उसके लिए जो आपके थे वो कितने प्रतिशत थे, तो 18% सीटें दलित लोगों के लिए, उनके वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। ठीक है, तो ये सीटों का जो झोलमोल है ना, ये कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, तो अगली बार आपके एग्जाम में पता होना चाहिए। तो आपको यहां से पता चल गया कि पूना समझौता क्या था, किसके बीच में हुआ था, इसके सूत्रधार कौन थे, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था और कितने सीट आवंटित किए गए थे। अगली बार क्वेश्चन में बने कुछ भी तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। पूना समझौता का उद्देश्य था, तो इतनी देर से दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझा रहा था कि पूना समझौता था क्या और इसका मेन पर्पस क्या था। तो देखो, पहला, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं भाई, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, बिल्कुल ये था ऑप्शन नंबर बी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि अगर आप लोग मुझे संविधान चुनने के लिए बोलोगे, मुझे और मेरे संविधान में, तो मैं संविधान चुनूंगा। लेकिन वहीं पर ही वो बोलते थे कि अगर आप लोग दलित लोगों और संविधान के बीच में चुनने के लिए बोलोगे तो मैं दलित लोगों को चुनूंगा। क्योंकि उनका साफ मत था कि दलित, आज जब पहले मुगल वंश वगैरह था या इससे पहले भी थे, तो दलितों का बहुत शोषण हुआ था। और अभी हिंदू है, मतलब अंग्रेजों का राज है, तो अंग्रेज इतना जो है वो काले भेद गोरे रंग में लेते थे, जातियों के रूप में इतना नहीं लेते थे। तो इन्होंने कहा कि अभी थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा हिंदू राज बन जाएगा फिर इन दलितों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि मैं दलितों का साथ दूंगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरा का पूरा पूना समझौता हुआ था। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन इस करके एक संगठित किया था, और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी क्या हुई थी, काफी तू में विवाद हुआ था। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग मान ली तो गांधी जी ने क्या करा, आमरण अनशन पर बैठ गए। और उनका मत था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो धीमी पड़ जाएगी। और आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 के अंतर्गत पूना पैक्ट या पूना समझौता के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। और इससे जो दलित वर्ग था, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, उनको प्रांतीय एवं केंद्रीय जो विधान परिषद थे उनके अंतर्गत आरक्षित सीटों को दे दिया गया। ठीक है, अब यही पूरी की पूरी बात यहां पर चल रही थी, इसी के बारे में पूरा बात हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों किसके लिए, दलित वर्गों के लिए। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बना था। इससे पहले हम वैसे ही पढ़ चुके थे कि पूना समझौता कब हुआ, किनके बीच में हुआ, उसके सूत्रधार क्या कौन थे, किस लिए हुआ, सब कुछ हम पढ़ चुके थे, तो इजीली हम इसका आंसर दे सकते थे। ओके, आइए अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां से शुरू हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चौकीदारी कर था इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, बिल्कुल आंख बंद करके भी आप लोगों को मैंने पहले कई बार बता रखा है और इस पूरे के पूरे लेक्चर में भी आ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिहार इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने लगाया बिहार, जो कि बंगाल भी आता है, इसी के प्रांत में था, इन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि जब ये नमक सत्याग्रह हो रहा था दोस्तों, और बिहार के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई समुद्र तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो यहीं से आते दोस्तों बात एनसीईआरटी बुक की। तो बिहार में आंदोलन का प्रसार, तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो कहां से हुआ था, बिहार से। ठीक है, वहीं पर ही सिवान जिले की बात करी जाए तो सिवान जिले के अंतर्गत चौकीदारी कर विरोध
जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो गंगा प्रसाद रॉय जी कर रहे थे। इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेगूसराय में किसने करा था, भागलपुर में किसने करा था, सिवान जिले में किसने करा था, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। और बाद के दिनों में जो आंदोलन है वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में, जैसे गया, भागलपुर, मुंगेर, अलग अलग हिस्सों में पूरा का पूरा फैल गया। और यहीं तक ही नहीं, ये आंदोलन जो था ना दोस्तों, वो छपरा के जेल के कैदियों ने भी जो विदेशी जो वस्त्र थे उनको पहनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने भी हड़ताल का आयोजन कर दिया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका चौकीदारी कर। तो यहां से बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी से बिहार। तो जिस जिस दोस्तों ने लगाया बिहार, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था, ठीक है। हाँ जी, बिहार इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा जो थी वो कितने दिन तक चली थी? अगर आपने अभी वाला क्वेश्चन जो देखा होगा, आई थिंक 41 या फिर 42, जो कौन सा क्वेश्चन था मुझे ध्यान नहीं है, उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था। बिल्कुल दोस्तों, कितने दिनों तक चला था ये? 24 दिन तक चला था। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर लगाया 24 डेज, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। आइए देखिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दांडी यात्रा जो है दोस्तों, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है यहां से, ठीक है। अब ये जो दांडी यात्रा थी कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम तक। कितने अनुयायी थे? तो गांधी जी को मिलाकर 79 और गांधी जी को हटाकर 78 थे। कहां तक थी? तो दांडी समुद्र तट तक थी। तो कहां की बात करी गई थी दोस्तों? दांडी यात्रा कितने दिन चली? आगे पढ़ोगे तो ये जो ऐतिहासिक पद यात्रा थी वो 24 दिन तक चली थी और 250 किलोमीटर इन्होंने तय करा था। तो कितने दिन तक? 24 दिन तक चली थी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, 12 मार्च से शुरू हुआ और पूरा का पूरा 5 अप्रैल तक ये चला था और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर ये कानून का उल्लंघन किया। तो यहां से एक क्वेश्चन बना, तो ऑप्शन नंबर 24 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन ही गायब था, इंजन ही नहीं था। तो कौन से एक्ट के लिए कहा था भाई उन्होंने? 1858 वाले के लिए, 1909 के लिए, 1935 के लिए, या एक से अधिक या एक से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। ये बहुत ही मानकर चलिए इनका एक व्याख्यात, एक पूरा का पूरा स्लोगन था, एक लाइन थी इनकी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसमें ब्रेक तो सारे हैं लेकिन इंजन ही गायब है। अब इंजन ही नहीं है तो ब्रेक का काम क्या? वो तो यूं पड़ी रह जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, 1935 का जो अधिनियम था ना, उसके लिए बात इन्होंने कही थी। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया, वो सभी के सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, 1935 इज द राइट आंसर। आइए समझाता हूं, देखो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक क्या है? प्रमुख स्रोत है। क्यों है? देखिए, भारत के वर्तमान संविधान के विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी थी। तो यही बात इन्हों की ये चुभ गई थी। तो पहला तो ये एक अधिनियम था जिसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, चलो ठीक है, आगे जाकर इसने अच्छे काम किए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा? केंद्र के अंतर्गत द्वैध शासन को लगे रहने दिया। मतलब तोड़ो और बांटो की राजनीति, बट रहे थे, बांटने दो, और उसी बटने के साथ ही इन्होंने संघीय न्यायालय की पूरी स्थापना कर दी। और वहीं पर ही दोस्तों एक केंद्रीय बैंक की भी स्थापना कर दी गई। तो इसी प्रावधान को किया गया था और इसी अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भाई हमें एक ऐसी गाड़ी दी गई है जिसमें ब्रेक तो सभी के सभी है लेकिन इंजन नहीं है। अब खुद सोच के देखो कि पहले तो आप बांटो एवं राज करो की राजनीति पर काम कर रहे हो और ऊपर से वहां पर न्यायालय भी ऐसे बना रहे हो जिसके अंतर्गत अलग अलग सीटें बटी हुई हैं, एक को ज्यादा तवज्जो दी गई है और एक को बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो इसलिए इन्होंने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस दोस्तों ने क्या लगाया था 1935 सॉरी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? यार ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है पूरा डिटेल में एनसीईआरटी बुक को, जल्दी से बताइए।
पहला 26/1/1930 को, 30/1/1948 को, 15/8/1947 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ये पूरी की पूरी बात चल रही थी और स्वतंत्रता दिवस के रूप में ऐसे 26/1/1930 को मनाया गया था और इसी के दिन ऐसे पूर्ण स्वराज की बात कही थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 26/1/1930। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में बात करी इन्होंने। आइए देखिए, यहां पर हमने अभी भी पढ़ा कि ये पूरा का पूरा जो उठक पटक चल रही थी, इसी के दौरान जो है दिसंबर 1929 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा? लाहौर के अंतर्गत लाहौर अधिवेशन। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और औपचारिक रूप से लोगों ने, ये जो पूरे के पूरे कांग्रेसी थे, इन्होंने 26 जनवरी 1930 को एज ए स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन्होंने मनाया और इसी को एज ए पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में अपनाया गया। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो दोस्तों कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया और इसी दिन को एज ए 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और तथा 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या? ए इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता चल गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा क्वेश्चन, किसने करी थी भाई? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक बताया था कि कौन कौन सी संस्था एवं संगठन आपके महत्वपूर्ण है। एक पूरी की पूरी मैराथन क्लास दी थी आपको, उसमें भी मैंने आपको बताया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो यहां पर आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछ लिया गया। ऑप्शन नंबर सी। अरे उल्टे सीधे आंसर मत लगाओ, तुक्के मत मारो तुम लोग, तुक्के मारने लग जाते हो। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा ये पूरी की पूरी इसकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आइए पढ़ लेते हैं इसको। देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी दोस्तों, पहला 1934 में हुई। पहला प्रश्न आपको पता चल गया। दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, राम मनोहर लोहिया जी हो गए और आचार्य नरेंद्र देव जी हो गए। तो इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। दूसरा क्वेश्चन, यह जो थी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भीतर ही क्या थी? एक समाजवादी समूह था। ध्यान रखिएगा, क्या था? कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत एक समाजवादी, क्योंकि तू मैं अलग अलग निर्णय लिए जा रहे थे उसके ऊपर। तो इसका जो गठन है ना दोस्तों, वो कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ही महात्मा गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद को लेकर हुआ गया था। ठीक है, अब स्वतंत्रता और समाजवाद, इनके जो लक्ष्य थे ना वो एक ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट जो नाम थी ना, इसी के नाम पर एक पत्रिका भी प्रकाशित करी थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका किसने प्रसारित करी थी, तो राम मनोहर लोहिया जी ने करी थी। और आगे जाकर ये 1948 में पार्टी जो है वो समाप्त हो गई थी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो कहां हुई थी और कब हुई थी, तो दोस्तों पटना में हुई थी और 1934 में हुई थी। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए फिर से तो आपको पता हो इस चीज के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष। अरे ये तो अभी अभी हमने बात करी थी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक होती है दोस्तों वो कहां हुई थी और कब हुई थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता चल गया कि पटना में हुई थी इसकी पहली बैठक। ठीक है, और कब हुई थी? अभी अभी हमने पढ़ा 1934, क्योंकि प्रश्न के उत्तर ही, अगर आप लोगों ने प्रश्न सही से पढ़ा था पिछला वाला तो आप लोगों को पता होगा 1934 प्रश्न के अंतर्गत ही पूरा का पूरा दे रखा था। तो 1934 1934 इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने 1934 लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, आइए अभी हमने पढ़ा था, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो 1934 के अंतर्गत
पटना में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना के समय जो इसके सदस्य थे वो कौन कौन थे? दोबारा रिपीट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चोरी चोरा कांड, गांधी जी की दांडी यात्रा, पूना पैक्ट। अगर दोस्तों इस लेक्चर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अच्छी तरीके से जो चीजें मैं समझा रहा हूं सुनते हुए जा रहे हो, समझते हुए जा रहे हो, तो इजीली बता सकते हो आप। तो देखो दोस्तों, पहला है जो चोरी चोरा कांड हुई थी, ये 1920 की बात है। 1920 की बात नहीं है, गलत है। कब की बात है दोस्तों? ये 1922 की बात है। तो पहला बात तो ये हो गई, तो गलत है, नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, नहीं है ये। अगला है गांधी जी की दांडी यात्रा, बिल्कुल दोस्तों 24 दिन तक चली थी, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत था। अगला है पूना पैक्ट 1931। पूना पैक्ट 1931, बताइए, ये भी गलत है। 1932। तो अभी अभी हमने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा था, तो इस हिसाब से दोस्तों पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज द राइट आंसर। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने इसका डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, क्योंकि एक ही सही है बाकी गलत है, और हमें क्या चुनना था? गलत ही चुनना था। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने क्या लगाया? उपयुक्त में से एक से अधिक, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, आइए शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखो, 4 फरवरी 1922 डेट याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, ये बताया है कि 4 फरवरी आपके क्या है, चोराचारी जो यूपी का वेबसाइट है उसके ऊपर 4 फरवरी दे रखा है, और हमारी बुक के अंतर्गत 5 फरवरी दे रखा है। तो हम किसको मानेंगे? अपनी बुक को मानेंगे। ठीक है, तो 5 फरवरी आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो 5 फरवरी 1922 को संयुक्त जो प्रांत था, कौन सा? यूपी का कौन सा जिला? गोरखपुर। उसके अंतर्गत चोरी चोरा नामक एक जगह थी, वहां पर किसानों ने क्या करा? एक जुलूस के द्वारा पुलिसकर्मियों से जब गोलियां चल गई तो इसके कारण उग्र भीड़ ने क्या कर दिया? थाने में आग लगा दिया। और वहीं पर ही दोस्तों आपकी बुक के अंतर्गत 22 कर्मचारी है, तो हम 22 को ही लेकर चलेंगे, वैसे 23 थी बात। ठीक है, तो 22 पुलिस कर्मचारियों को क्या कर दिया? उनको जिंदा जला दिया, तो वहां पर मृत्यु हो गई। तो 1922 की बात है, और ये यहां पर क्या कह रहा था? 1920 की बात है, गलत हो गया यहां से। अगला, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कब शुरू करी थी दोस्तों? तो 12 मार्च 1930। अभी हमने पढ़ा था 24 दिन तक यात्रा चली थी, और 5 अप्रैल जो कि 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाया था और समाप्त हुआ था कानून। ठीक, गांधी इरविन जो समझौता था दोस्तों, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता जो था दोस्तों वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931। ये गांधी इरविन समझौता है क्या यहाँ पर? नहीं, गांधी इरविन नहीं है, गांधी दांडी। चलो कोई बात नहीं। अगला है पूना पैक्ट। अब आप लोगों को पता है अलग से निर्वाचन मंडल की बात करी गई थी, और यह बात थी दोस्तों सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 की बात है। और यहां पर ये क्या कह रहा है? नामाकुल। ये नामाकुल कह रहा है 1931। तो यहां से ये बात गलत हो गई। तो इस हिसाब से दोस्तों ये भी गलत, ये भी गलत, ये ठीक था, हमें चुनना था गलत। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो डी इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया, मतलब शुरुआत कब करी? वो सीधी सी प्रश्न है, ये बोल रहे हैं। तो 1930 में, 32 में, 33 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था नमक सत्याग्रह के बारे में कि देश को वो एकजुट लाना चाहते थे, और एक ऐसे प्रतीक का क्या कर रहे थे? सोच विचार कर रहे थे। तो नमक उनकी याद आई, तो नमक से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। और ये कब की बात है दोस्तों? तो 1930 की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर। 1930 से इन्होंने शुरुआत करी थी। आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के स्थित एक साबरमती आश्रम है, वहां से अपने 78 अनुयायियों के साथ, समर्थकों के साथ दांडी के लिए इन्होंने पद यात्रा प्रारंभ कर दी। और 24 दिन के अंतर्गत इन्होंने 240 मील की पद यात्रा करी। और उसके पश्चात 5 अप्रैल को जब ये दांडी पहुंचे तो 6 अप्रैल को इन्होंने 1930 को क्या करा? समुद्र तट के किनारे पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। और यही जो है दोस्तों वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। और इसी के तहत जो है दोस्तों वो निम्न कार्यक्रम चलाए गए थे। कौन कौन से? तो गांव गांव में नमक कानून को तोड़ा गया, जैसे कि तमिलनाडु, मालाबार, पेशावर, हर जगह मैंने अभी अभी आपको बताया।
छात्रों ने क्या करा, तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे ब्रिटिश के छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों ने अपना दफ्तर छोड़ दिया, विदेशी कपड़ों को फूंक दिया, सरकारी सेवाओं को त्याग दिया, शिक्षा केंद्र और उपाधियों का बहिष्कार कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही थी यहां पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1930 इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने लगाया करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज जो परिषद या सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का आपको पता है जॉर्ज परचम के समय काल की ये बात है। ठीक है, तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था भाई, प्रिंस चर्चिल था, या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड था, या फिर चैम्बरलिन था, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री था वो था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने लगाया ऑप्शन नंबर बी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। इसी के दौरान ध्यान रखिएगा, इसी की अध्यक्षता के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में हुआ था। अब बात करी जाए दोस्तों, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी। तो भाई ये जो थे लेबर सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे भाई, तो रामसे मैकडोनाल्ड या रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा ये पूरी की पूरी पहली गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था। ये था प्रधानमंत्री। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक आयोजित की गई थी। तो क्या था दोस्तों, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक आयोजित करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ना दोस्तों, वो किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो संघीय सरकार थी, जो प्रांत के अंदर संविधान था, जो सिंध था, जो प्रांतों के अंदर अल्पसंख्या रक्षक सेवा थे, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव था, बर्मा से संबंधित मुद्दे थे, अखिल भारतीय संघ ने धारणा पूरी की पूरी, इन सभी चीजों के ऊपर ये मुद्दे पूरे शामिल थे। इसके ऊपर बात चल रही थी। ठीक है, कांग्रेस ने जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत अपना इच्छा नहीं दिखाई थी, ज्वाइन नहीं करा था, बहिष्कार करा था। क्यों करा था भाई, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए जो है वो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाने से क्या कर दी गई थी, इनकार कर दी थी। इसलिए कांग्रेस ने क्या करा, पहले गोलमेज सम्मेलन को टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए क्या चाह रहे थे, संविधान सभा का आयोजन करवाना चाह रहे थे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बोल सकते हो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित करी गई थी। कहां हुई थी, लंदन में। आगे चलें तो इस सम्मेलन का जो उद्घाटन था दोस्तों वो ब्रिटेन के सम्राट जो जॉर्ज परचम थे उस समय पर, उनके द्वारा किया गया था, और अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा की गई थी। वहीं पर ही दोस्तों इस सम्मेलन के अंतर्गत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, या फिर तेज बहादुर सरपू थे, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर मोहम्मद अली थे, ये सारे के सारे शामिल थे। लेकिन कांग्रेस ने इसको टाटा बाय बाय कर दिया था। क्यों कर दिया था ये आप लोगों को पता है। तो यहां से आपका ये पूरा का पूरा प्रश्न बना। अगली बार आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से लेकर कहां तक समय काल गोलमेज सम्मेलन 1 का था, कहां पर आयोजित हुई थी, इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट कौन था उस समय, प्रधानमंत्री कौन था, या फिर इस सम्मेलन के अंतर्गत किस किस ने भाग लिया था और कांग्रेस ने क्यों भाग नहीं लिया था, ये आपको सब कुछ पता चल गया। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और अलग अलग जगह पर फिर दोबारा अहिंसा होने लगी, मारकूट होने लगी, कत्लेआम होने लगे, तो गांधी जी ने फिर क्या कर लिया था, अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अब जब इन्होंने वापस ले लिया था तो गांधी जी ने एक और चीज के ऊपर कार्य करना शुरू करा। किस चीज के ऊपर, रचनात्मक कार्य के ऊपर, या हिंसा के जो सीमित उपयोग है उसके ऊपर, या फिर अंग्रेजों ने से समझौते के ऊपर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों जितने भी आंदोलन हो रहे थे उस सभी आंदोलन में एक कमी ये थी कि ये जो आंदोलनकारी थे ना, आंदोलनकारी कम थे और लड़ाकू भीड़ ज्यादा थी। जहां पर भी जाते मार पीट कर छिप छिपाकर भाग जाते। ठीक है,
टुकड़ों में बढ़ जाते। तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या थी, एकता की कमी थी, संगठन की कमी थी और संयुक्त कार्य करने की कमी थी। तो इसलिए जो ये गांधी जी जो थे ना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सभी प्रांतियों को और सभी जातियों को और सभी लोगों को अंतर्गत राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के ऊपर कार्य करा। चाहे वो अछूत हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मध्य वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, ये जो छोटे छोटे चीजें थी ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। तो इस चीज को दूर करने के ऊपर कार्य करा। तो रचनात्मक कार्यक्रमों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया ना, वो सभी के सभी दोस्तों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक, आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी अभी हमने बात करी थी कि बहुत सारे स्थानों पर क्या हो गए थे, हिंसक टकराव हो रहे थे। और वहीं पर ही 1930 में जब महात्मा गांधी जी के समीप जो थे, कौन, उनके साथी अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो बस फिर क्या था, जो गुस्साई भीड़ थी, उन्होंने सशस्त्र बंद, जो आपके बंद गाड़ियां होती है, उसको लिया और पुलिस की गोलियों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतर आई। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। मारे गए कहने का मतलब है इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से। और फिर क्या था, महीने बाद जब गांधी जी को शोलापुर से गिरफ्तार कर लिया, फिर तो भाई इस आंदोलन के अंतर्गत आग सी लग गई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के आंदोलनकारियों के ऊपर क्या हो रही थी, लाठीचार्ज हो रही थी। ठीक है, फिर क्या था, यहां पर देखा जाए तो जो अलग 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 प्रकार के नगर पालिका भवन थे, अंग्रेजों की अदालत थे, रेलवे स्टेशन थे, उस पर जो थी ये भीड़ वो हमला करने लगी। अब ये जो पूरा का पूरा शांतिपूर्वक सत्याग्रह था, वो पूरा का पूरा हिंसा का रूप ले चुका था। और इसके अंतर्गत औरत हो गए, बच्चे हो गए, किसी को भी नहीं देखा जा रहा था, उनको बहुत पीटा गया। और लगभग लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। और इसी के रूप में दोस्तों 5 मार्च 1931 के अंतर्गत गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ताकि ये जो पूरा का पूरा हिंसा हो रही थी, इस चीज को क्या करें, दूर किया जा सके। क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। और ये जो पूरा का पूरा था ना दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के इन्होंने लोगों को कैद करा था, जो राजनीति से संबंधित थे, इसी के अंतर्गत कहा गया कि उनको रिहा किया जाए। और 1931 दिसंबर सम्मेलन के लिए गांधी जी कहां गए दोस्तों, लंदन में गए। यहां पर उनसे वार्ता हुई, बीच में ये वार्ता टूट गई। किस चीज के ऊपर टूट गई, अभी अभी हमने बात करी थी। और जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा जो गफार खां है, जवाहरलाल नेहरू है, ऑलरेडी इनको जेल में डाला गया था, क्योंकि अब अंग्रेजी सरकार किसी और प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करके विरोध करना शुरू कर रही थी। ठीक है, अब इन्हीं चीजों का लोगों ने प्रदर्शन का बहिष्कार करा और गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के बीच में महात्मा गांधी जी ने देखा इतनी ज्यादा क्या हो रही है दोस्तों, चीजें हो रही हैं, तो उसके बीच इन्होंने दोबारा आंदोलन को शुरू करा। अब जब दोबारा आंदोलन को शुरू करा, तो साल भर के भीतर भीतर ये आंदोलन, यानी कि 1934 के आते आते इसकी गति जो है वो मंद पड़ गई थी और फिर वापस ले लिया गया था इसको। क्यों, क्योंकि पहले जैसे इसके अंतर्गत क्या थी, शक्तिशाली तीव्रता नहीं थी। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के विशेष महत्व दिया, जैसे कि जो हरिजन थे, खादी थे, हिंदू मुस्लिम थे, इनकी एकता, छुआछूत का क्या करना, दूर करना, उन्मूलन के ऊपर कार्य करना। तो रचनात्मक कार्य के ऊपर गांधी जी क्या करने लग गए थे दोस्तों, काम करने लग गए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे। तो अभी दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करा था इस चीज के बारे में। तो कहां से लौटे थे दोस्तों, लंदन से लौटे थे, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए, तो जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया लंदन, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, तो कहां से लौटे थे दोस्तों, ये लंदन से लौटे थे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बढ़ाया था कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, किस चीज को लेकर, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, इसके प्रति है ना, जो अंग्रेजी सरकार है वो समझौता करने के लिए तैयार हो गई थी और गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करना चाहती थी। और इसी को हम लोग गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता के रूप में जानते हैं। और इसके लिए दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ दोस्तों, वार्ता हुई, संपन्न हुई। और इसी के तहत आंदोलन को क्या कर दिया गया दोस्तों, जब वार्ता हुई तो ज्यादा कुछ नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया और इरविन के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। और गांधी जी ने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें जब कुछ मांगों को लिया गया और कुछ को मांगों को नहीं लिया गया, तो गांधी जी वहां से क्या हो गए, निराश लौटे। और इन्होंने 1934 में दोबारा आंदोलन को
क्या कर लिया दोस्तों, डाला, लेकिन सही तरीके से हुआ नहीं, उतनी गति से हुआ नहीं, तो वापस ले लिया था। तो ये कहाँ गए थे दोस्तों इसके लिए, तो ये लंदन गए थे। अगर आप लोग यहाँ पढ़ोगे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी लंदन से दिसंबर 1931 में भारत वापस आए, तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने क्या है, बट्टा नहीं लगने दिया। अब बट्टा मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, तहस नहस नहीं होने दिया, उसके पर दामन पर दाग नहीं लगने दिया, उसकी बात करी जा रही थी। तो यहां पर इन्होंने संबोधित करते हुए लोगों को कहा था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर लंदन इज द राइट आंसर। लंदन में हुई थी दूसरी गोलमेज सम्मेलन। तो जिस जिस दोस्तों ने लगाया ऑप्शन नंबर लंदन, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करी गई है, किसने भाग लिया था भाई, मौलाना मोहम्मद अली ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी तो वैसे ही दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, आप लोगों को पता है, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो मौलाना मोहम्मद अली थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक, 19 जनवरी 1931 तक कहां पर, लंदन में आयोजित हुआ था। अब इसी सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो ब्रिटेन के सम्राट जो कि कौन थे, जॉर्ज परचम ने किया था, और प्रधानमंत्री तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब इसी सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, तेज बहादुर आपके सरपू हो गए, या मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, या मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस के अंदर का शामिल नहीं थी, तो यहीं पर ये मोहम्मद अली। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो देखो दोस्तों, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता थी वो किसकी छत्र छाया में हुई थी। तो पहला आपका, या फिर दूसरा आपका, या फिर तीसरा, या फिर चौथा, या फिर पांचवा। तो अभी अभी दोस्तों हमने बात करी थी दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट, या फिर गांधी इरविन समझौता, या फिर दिल्ली समझौता, इस नाम से जाना जाता था इसको, है ना। तो इसलिए दोस्तों इतनी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत थी, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इरविन समझौता इज द राइट आंसर। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। सफल थोड़ी हुआ था ये, क्यों नहीं सफल हुआ था, तो आप लोगों को पता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, और इरविन ने महात्मा गांधी जी को कुछ आश्वासन दिए, जैसे कि सभी राजनीतिक जो बंदियां थी उन्हें तत्काल क्या करा जाए, रिहा कर दिया जाए। आंदोलनों के बाद जो जब्त संपत्ति थी उनकी स्वामियों को वापस कर दिया जाए। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ। तो अगली बार आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही था, लेकिन कब से कब तक, तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में तक चला था। ठीक है, और कांग्रेस ने एकमात्र जो प्रतिनिधित्व थे, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो थे। तो सम्मेलन के समक्ष मुख्य जो मुद्दा था वो क्या था, संघीय ढांचा तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था। और सम्मेलन में सर्वाधिक जो विवाद था दोस्तों वो अल्पसंख्यकों यानी कि जो अछूत थे या फिर जो दलित थे उनके निर्वाचन मंडल के अलग को लेकर उसके प्रश्न पर हुआ था, जो कि इनके बीच में मतभेद था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, और फिर अंग्रेजों ने उधर और टांग उड़ा दी। तो यहां से पूरी की पूरी बात चली थी। तो इसलिए दोस्तों यहां से वापस लौट आए थे। तो इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो कहां हुआ था दोस्तों, तो जैसे ही दोस्तों इन्होंने नमक सत्याग्रह पूरा का पूरा शुरू करा था, उसके बाद अलग अलग राज्यों में शुरू हो गए थे। वहीं पर ही दोस्तों बिहार के अंतर्गत चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, और वहीं पर ही दोस्तों एक जगह थी दोस्तों बधई, वहां के लोगों ने तो इतना इन्होंने कब्जा कर लिया था यहां पर कि पूरा का पूरा सत्ता ही गायब कर दी थी अंग्रेजों की।
ठीक है। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने वापस इस कब्जे में लिया और वापस यहां पर अपनी सत्ता जमाई। तो यहां से इनके जो चिन्ह थे ना, यहां से जो इनके राजपाट था बिल्कुल ही गायब कर दिया था कई महीनों के लिए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, वही वाली बात है यहां पर। जैसे कि आजकल हमारे चाचा जी हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी पलटे बस सत्ता इधर से उधर। ठीक है, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं कि हमारे चाचा जी क्या हो, पलट जाएं इस बार। चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि भाई हमारे चाचा जी पलट जाए? कमेंट भर दोगे तुम अब लोग, है? क्या प्रश्न था ये? था, चलिए आइए इसको समझ लेते हैं एक बार। अभी ये तो आंसर मिल गया आपको, अरे बस करो। आइए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बरही शहर में आंदोलनकारियों का क्या हो गया था दोस्तों, पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा हो जाने से वहां पर महीनों तक ब्रिटिश राज का जो नियंत्रण था ना वो गायब सा कर दिया था उन्होंने, समाप्त कर दिया था। ना ही वो किसी प्रकार का कर अदा कर रहे थे और ना ही किसी प्रकार के मुख्य स्थलों के ऊपर किसी अंग्रेजी का आगवाहन था। और साथ ही साथ में दोस्तों जहां चौकीदारी कर के लिए कर अदा करने से लोगों को क्या कर दिया था इन्होंने, मना कर दिया गया था। और वहीं पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश मई 1930 में कहां हुआ, बिहार में किया गया था, क्योंकि समुद्र तट ना होने कारण वहां पर नमक आंदोलन संभव नहीं था। उदाहरण के रूप में मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में जो कर अदा करने से लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया और चौकीदारी को त्याग पत्र देने के लिए प्रेरित किया गया और आंदोलनकारियों ने आंदोलन अपनी चरम सीमा पर उन्होंने पहुंचा दी थी। ठीक है, और 31 मई को भागलपुर जिले में, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो बेरहपुर गांव है उस पर अपनी पूरा का पूरा उन्हें प्रभाव कर लिया और पूरा दोबारा प्रतिष्ठान करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस के क्या कर दिया, आश्रमों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और राष्ट्रवादी गतिविधियों का जो मुख्यालय था और पटना में राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, अब आपका अब्दुल बारी हो गया और वहीं उसी का पूरा उन्होंने दौरा करा और इसी दौरे के दौरान एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां से निकल कर आया था एक इतनी सी चीज को लेकर। ठीक, अब चौकीदारी कर क्या है, किस लिए नहीं दी, क्यों रोक दी, ये तो सारी की सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से आपको इतनी सी जानकारी निकल कर आई। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की क्या है स्वेच्छाचारी सरकार के विरोध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह थे। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, जब अलग अलग प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग प्रकार की बातें हो रही थी, पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे नवाब थे जैसे कि हैदराबाद के हो गए, त्रावणकोर के हो गए, अलग अलग जो थे वो चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हम पहले राज कर रहे थे उसी प्रकार से राज करें, लेकिन ये बात तो संभव नहीं थी हमारे लौह पुरुष के होते हुए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये जो इस समय पर जो वहां के दीवान बोल सकते हो वो कौन थे, तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे, या फिर पी के आपके अय्यर थे, या फिर जेपी या फिर जे कृष्णा स्वामी थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से मुझे बताइए कि सीपी रामास्वामी अय्यर या फिर पी के वरियर या फिर जे कृष्णा स्वामी, या एक से अधिक या एक से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, जिस जिस दोस्तों ने लगाया इसका ऑप्शन नंबर ए सीपी रामास्वामी अय्यर, वो दोस्तों ने बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ये चाह रहे थे कि हमारा जैसे पहले राजकाज चल रहा था उसी प्रकार से राजकाज भी अभी भी चलता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता लौह पुरुष के होते हुए। और ठीक है, तो त्रावणकोर के जो आपके स्वेच्छाचारी दीवान थे सीपी कौन, रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध कांग्रेस ने क्या कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। क्योंकि भारत की आजादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, त्रावणकोर हो गया, तो ऐसे कई रियासतें थी, जो दीवान थे, जो महत्वाकांक्षी शासक थे, उन्हें पहले की तरह भांति क्या चाहिए था, अपना पूरा का पूरा राजकाज चाहिए था, अपना पूरा राजा बनने का पूरा सपना था। लेकिन 1946-47 के मध्य जिन रजवाड़ों का जो पूरा भारत के अंतर्गत विलय हो गया, और उसका श्रेय हमारे किसको जाता है, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को जाता है। ठीक है, इन्होंने क्योंकि अलग अलग प्रकार के 500 से ज्यादा जो रियासतें थी उनको भारत के अंतर्गत विलय करने का कार्य करा था इन्होंने। ठीक है, चाहे वो जोर जबरदस्ती हो चाहे स्वेच्छा से हो। तो ये बात हुई थी यहां पर त्रावणकोर की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन,
गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अभी दोस्तों हमने इस चीज को बात पढ़ी कि भाई चलो ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया, लेकिन समझौता करवाने के पीछे मेन जो सूत्रधार थे वो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, या फिर तेज बहादुर सरप्रू थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए जल्दी से बताइए। अरे नहीं यार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका, तेज बहादुर सरपू। ये जो थे ना दोस्तों, इसके मेन सूत्रधार थे। क्या थे? मेन सूत्रधार थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। कहां तुम लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने लगाया तेज बहादुर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। तो देखो दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाया गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके कारण देश के चारों ओर जो सरकार थी ना, उसका विरोधी प्रदर्शन जो था वो धीरे धीरे तेज हो गया था। इसलिए जो उस समय का वायसराय था इरविन, वो बड़ा परेशान था इस चीज को लेकर। ठीक है, तो उसी के बीच और गांधी जी के बीच जो तेज बहादुर सरपू और M.R. जयकर, ये दोनों के दोनों क्या थे दोस्तों? कांग्रेस और सरकार के मध्य शांति स्थापित करने के संभव का क्या कर रहे थे? पता लगाने के लिए इनको कहा गया। और इसी उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए कहां भेजा दोस्तों? जेल भेजा गया था, जिसे वह लोग गांधी जी के साथ समझौता के ऊपर क्या कर सके? विचार विमर्श कर सके। और व्यापक विचार विमर्श के बाद ही कांग्रेस का जो कार्यकारिणी में गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने की क्या था दोस्तों? अधिकृता की। और इस प्रकार गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 के बीच में समझौता हुआ। और इसी समझौते को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, या फिर दिल्ली समझौता। कहां पर आयोजित हुई थी दोस्तों? तो ये लंदन में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। कौन था भाई? तो एक थे हमारे तेज बहादुर सरपू और दूसरे थे हमारे कौन? M.R. जयकर। तो ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए आपसे तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी चीजें, बहुत चीजें यहां पर तहस नहस हो रही थी, और अंग्रेज भी पता चल गया था कि भाई नहीं, ऐसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में गोलमेज सम्मेलन कौन सा हुआ था? अभी मैंने बात करी 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। तो सीधी सी बात है, तीसरा इज द राइट आंसर। तो जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, तो तीसरा सम्मेलन हुआ था गोलमेज, तो ऑप्शन नंबर 3, इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहां से आप लोग ध्यान रख सकते हो क्या, कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अभी अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। ठीक है, पूरा बताया था। जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। तो 1930 से लेकर 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन। समय पूछ लिया जाए तो 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करी जाए तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था, यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करी जाए तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन थे। अगर तारीख पूछी जाए तो तारीख, वैसे तारीख अब तक नहीं पूछी गई है, बस यही पूछा गया कौन से सन में, 30, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बाकी तारीख भी पूछ ली जाए तो कौन सी बड़ी बात है, हमें पता नहीं है कि हमने पढ़ रखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों, ये चटकीले लाल कलर का कपड़े पहनते थे, इसलिए से इन्हें क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती भी कहा जाता था, रेड शर्ट भी कहा जाता था। कब स्थापित किया गया था? तो 1929 में। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, नमक सत्याग्रह से पहले की बात है ये। ठीक है, किसने करा था? तो सीमांत गांधी यानी कि अब्दुल गफार खान इज द राइट आंसर। सभी दोस्तों ने भर भर के आंसर दे दिया। क्यों? इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार क्वेश्चनों में रिपीट हो गया, तो खुदाई खिदमतगार इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने ए लगाया था वो, हाँ ए लगाया था, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। आइए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो देखो दोस्तों, अभी अभी हमने बात करी थी कि नमक सत्याग्रह का जो प्रसार था वो अलग अलग तरीके से हो रहा था। तमिलनाडु में अलग कर रहे थे, मालाबार में अलग कर रहे थे, वहीं पर ही पेशावर की बात करी जाए तो खान अब्दुल गफार खान, जो कि एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे और राजनीतिक चेतना का प्रसार करने वाले माने जाते थे। इन्हीं को ही बच्चा खां के नाम से, बादशाह खां के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से और सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गांधी जी के बहुत समीप थे।
ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों खुदाई खिदमतगार नामक एक क्या करी थी, स्वयंसेवी संगठन का गठन किया था, जो कि चटकीले लाल कलर के कपड़े पहनते थे, इसलिए शर्ट पहनते, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती भी कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि खुदाई खिदमतगार, जो कि ये फौज देख रहे हो आप लोग, या फिर लाल कुर्ती जो गैंग थी, गैंग तो नहीं बोलेंगे, दल बोलेंगे, 1929 में खान अब्दुल गफार खान ने की थी, और इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सक्रिय भूमिका निवहन किया था। ठीक है, हाँ जी, अपने अपने स्तर पर जिन जिन लोगों से जो जो हो सकता था, सभी के सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अभी हमने बात करी दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब्दुल गफार खान इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब एक क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया तो दोबारा सोचने की क्या आवश्यकता उस पर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है, और होता है ना कई बार कि हमने पढ़ रखा हो और एग्जाम में आ जाए, और क्वेश्चन पढ़ते ही मन में ऐसी एक ऐड आता था ना, मन में लड्डू फूटा, फिर से लड्डू फूटा, तो वही वाली बात है, मन में लड्डू सा फूट जा, अरे ये लगाओ, चलो आगे। तो सीमांत गांधी कौन, या फिर बादशाह खान कौन, या फिर बच्चा खां कौन, या फिर सरहदी गांधी कौन? यही थे भाई सारे के सारे। जैसे कि अभी अभी हमने बात करी थी कि खान अब्दुल गफार खान को ही क्या कहा जाता था, बादशाह खान कहा जाता था, या फिर सीमांत गांधी कहा जाता था। अब इसके अलावा भी दोस्तों किस ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों जो इनके अनुयायी थे, इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया करते थे, क्योंकि ये क्या थे, पाश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तो इन्हों को ही ब्रिटिश राज के अंतर्गत शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया था, और इन्हीं को दोस्तों शांतिवाद पालन एवं महात्मा गांधी के घनिष्ठ संबंध के लिए इन्हें सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से पूरा का पूरा प्रश्न बना था। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। तो भाई गांधी जी का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है। एकमात्र उद्देश्य क्यों था भाई? 11 उद्देश्य थे, एकमात्र उद्देश्य थोड़ी था। इरविन को जब इन्होंने पत्र लिखा था तो उसके अंदर इन्होंने अपने 11 मांगों की बात करी थी। तो एकमात्र तो कहना गलत है, मुख्य बोल सकता था ये क्वेश्चन में, कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब एकमात्र लगाने से क्वेश्चन का आंसर बदल गया। अगर मुख्य उद्देश्य बोलता तो क्या लगाते हम लोग, नमक कानून को निरस्त करना, मुख्य उद्देश्य था ये, क्योंकि नमक के ऊपर बहुत ज्यादा कर लग रहा था, तो मेन ये था। बाकी सरकार के सत्ता की कटौती, बिल्कुल दोस्तों, सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्या कर रही थी, अलग अलग चीजों के अंतर्गत हस्तक्षेप कर रही थी, तो उसकी कटौती करना चाह रहे थे। और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत के ऊपर भी, क्योंकि नमक या चीनी या अलग अलग प्रकार की चीजों के ऊपर जो कर ले रहा था, उनको कम करके आर्थिक राहत देना चाह रहे थे आम लोगों को। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे ना, एकमात्र थोड़ी है। ठीक है, तो एकमात्र उद्देश्य नहीं, मुख्य उद्देश्य पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हम लगाते, मुख्य उद्देश्य था ये इनका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने लगाया डी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। तो देखो दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था नमक यात्रा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आप यहां पर दोबारा पढ़ोगे तो देखो, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या करा, नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक उनको दिखाई दिया, और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने उस समय का जो वॉइस राय था इरविन, उसको एक खत लिखा, और इस खत के अंतर्गत उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। तो ये थे दोस्तों इनके 11 मांगे। अब इन्हीं मांगों के अंतर्गत दोस्तों कुछ तो इनकी सामान्य मांगे थी, और कुछ मांगे जो थी वो उद्योगपतियों को लेकर थी, कुछ मांगे जो थे वो दोस्तों किसानों को लेकर थी, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, सभी के सभी जो तबके के लोग थे उनको एकजुट करना चाहते थे। और गांधी जी इन्हीं मांगों के जरिए समाज के अंतर्गत सभी वर्गों को क्या करना चाहते थे, अपने साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि जो आंदोलन हो रहा है उसका प्रसार तेज हो सके और लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता का चेतना शुरू किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। तो एकमात्र नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, सबसे मुख्य था। तो अगर आपसे पूछ लेता सबसे मुख्य, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इसी चीज को लेकर अलग अलग रूप में गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, उनको पत्र लिखा, और 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने क्या कर दिया, आपका जो पूरा का पूरा आंदोलन है उसको आरंभ कर दिया। क्योंकि जो इरविन था वो भी अपने में हठी आदमी था, वो भी झुकने को तैयार नहीं था। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बात हुई थी। तो महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों, नमक कर को लेकर था, ये महत्वपूर्ण था। अगर आपके प्रश्न में पूछ लिया जाए यहां पर कि महत्वपूर्ण या फिर मुख्य क्या है, हल्का सा शब्द बदला और आपका उत्तर बदल गया। ठीक है,
तो हल्का सा शब्द बदला और उत्तर बदल गया, तो ध्यान रखिएगा मुख्य पूछा हो तो नमक लगाओगे, और एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, मात्र के अलावा बहुत सारी चीजें थी, एकमात्र कहना गलत होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भाई जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, हमने अभी अभी पढ़ा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता था, तब तो भाग ले लिया था, लेकिन पूरी की पूरी बात बनी नहीं, तो छोड़ छाड़ कर आ गए थे, लेकिन भाग लिया था। लेकिन ना ही इन्होंने प्रथम में भाग लिया, ना ही तृतीय में भाग लिया, क्योंकि प्रथम में तो दोस्तों अलग से संविधान सभा बनाने के लिए तो पूरा का पूरा मांगा गया था, इसलिए नहीं दिया गया। यहां पर बातें पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए तृतीय में जाने की कोई बात ही नहीं बनती है, तो इसलिए प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इज द राइट आंसर। तो जिस जिस दोस्तों ने इसका लगाया डी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। तो तीनों के अंदर भाग लिया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और केवल एक में लिया था भाग कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो यहां से आपका ये प्रश्न बना था। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस विद्यार्थियों ने लगाया एक से अधिक, क्योंकि पहले में भी नहीं लिया और तीसरे में भी नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र, जो कि उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया, के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, कौन, रैमजे मैकडोनल्ड, इनके सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी गई, जिसमें कुछ सामान्य थी, कुछ उद्योगपति के लिए थी और कुछ किसानों के लिए थी। तो इरविन ने ये जो मांगे थी ना, इनको ना स्वीकार करने पर गांधी जी ने क्या कर लिया था, दांडी यात्रा शुरू कर दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया था। और इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो जिसके चक्कर में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। और इस सम्मेलन में उदारवादी जो दल था, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, दलित वर्ग हो गया, इन सभी ने क्या लिया था, शामिल इसके अंतर्गत हुए थे। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो है 5 अप्रैल 1931 के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने इरविन समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी समझौते के तहत कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त करने की घोषणा की, तथा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो होना था उसमें भाग लेने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। लेकिन बात नहीं बनी, तो वहां से वो वापस वो लौट आए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, ये भी लंदन के अंतर्गत हुआ था, और कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार करा, इसके अंतर्गत भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो इस तरीके से दोस्तों ना ही पहले में नहीं किया और ना ही तीसरे में किया, तो एक से अधिक में नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू करी? ओके, कितने दिन की थी वो बात थी, आपसे पूछ रहा है, आपसे कितने वर्ष, इससे पहले भी आया ये वाला क्वेश्चन आई थिंक। चलो कोई नहीं, हमें पता है, तो 1930 इज द राइट आंसर। अगर रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर लिया, मुझे ध्यान भी नहीं है रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 1930 इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने 1930 लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अभी अभी हमने बात करी थी दोस्तों 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से अपने साथ 78 अनुयायी के साथ दांडी समुद्र तट तक ये गए। 24 दिन के अंतर्गत 250 किलोमीटर की पद यात्रा करी, और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो ये सारे के सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है, तो रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 मार्च 1930 या 1930 इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने 1930 लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था सारण में पूछ सकता है, भागलपुर में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो भागलपुर में किसने करा था? श्री कृष्ण सिंह ने करा था, महादेव लाल आपका सराफ के द्वारा किया गया था, या फिर कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया था, या फिर उपयुक्त में से एक से द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो जिस जिस दोस्तों ने लगाया दोस्तों इसका महादेव लाल सारफ के द्वारा, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। इनके द्वारा नेतृत्व करा गया था। तुम लोग पता नहीं क्या क्या कुमार मिश्र को पता नहीं क्या क्या लगाने लगे हो।
नहीं जी, मिश्रा मिश्रा जी नहीं थे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, महादेव जी ने करा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बिहार के अंदर का कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए लोगों ने यहाँ पर क्या करा दोस्तों, चौकीदारी कर देने से ही मना कर दिया। बात करी जाए सिवान से शुरू हुआ, तो चौकीदारी कर का वहां पर विरोध नेतृत्व कौन कर रहे थे, गंगा प्रसाद राय जी कर रहे थे। फिर ये कहां चला गया आंदोलन, बढ़ते बढ़ते गया भागलपुर, मुंगेर, पता नहीं कहां कहां तक जाने लगा। तो इसलिए दोस्तों भागलपुर नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो महादेव लाल सारफ जो थे उनके द्वारा किया जा रहा था। और ये जो थे ना गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, और इन्होंने ही 1930 के अंतर्गत भागलपुर में नमक सत्याग्रह क्या किया था, आयोजन किया था। ये रहे हमारे, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया, वर्धा से, डांडी से, सेवा, अरे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखो दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है। अगर आप लोग एग्जाम में थोड़ी भी जल्दबाजी में हो, आंसर आपका ये गलत हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम में थोड़ा भी जल्दबाजी, देखो मैंने कहा था ना, अधिकतर लोग क्या करेंगे, छूटते ही डांडी लगाएंगे और आ जाएंगे। भाई इन्होंने बोल रखा है 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, खत्म कहां किया था ये नहीं पूछा था। तो इन्होंने शुरू करा था दोस्तों साबरमती आश्रम से। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ करने की बात करी गई है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो डांडी यात्रा से ही करी। डांडी यात्रा से तो करी थी इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यहां पर पूछा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से ओके 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 ओके, ठीक है, हम ही थोड़े से उलझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से हम लोग उलझ गए। चलो 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 चलो, मुझे लगा मैंने यहां पर ध्यान दे दिया नमक सत्याग्रह, मुझे लगा नमक सत्याग्रह की बात कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डांडी से शुरुआत करी थी भाई। बी इज द राइट आंसर। हाँ हाँ माफ कर दो यार, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे माइंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जगह क्या चल गया, नमक सत्याग्रह चल गया। अगर यहीं पर ही बोल देता कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया, तब होता साबरमती आश्रम, है ना। हाँ तो थोड़ा सा मैं ही क्या हो गया, माइंड से स्लिप हो गया। चलिए कोई नहीं, हो जाता है, लेकिन ठीक है कोई नहीं, हमने ठीक कर लिया। आप लोगों ने डांडी लगाया, सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। कहां से शुरुआत करी थी दोस्तों, डांडी से। अगर क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि साबरमती नमक सत्याग्रह कहां से शुरू करा था, तो साबरमती आश्रम से शुरू करा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी यात्रा से शुरू करी थी, और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू करा था इन्होंने नमक यात्रा या फिर डांडी यात्रा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है, मैंने दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया यहां पर। चलो कोई नहीं, हमने समय रहते इसको ठीक कर लिया, गलत नहीं होना चाहिए था बस। ओके, बाकी तो हमने पढ़ ही रखा है कि कब से शुरू हुआ, कितने दिनों तक चला, कितने किलोमीटर चले, कितने अनुयायी थे, कब पहुंचे, कब नमक बनाया, ये सब चीज पढ़ रखिए, रिपीट नहीं करेंगे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था भाई जल्दी से बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने करा, महात्मा गांधी जी ने करा था। आगे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, नहीं है आवश्यकता। कहां से शुरुआत करी थी, अभी अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि इसकी शुरुआत गांधी जी ने डांडी यात्रा से शुरू करा था, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी जी ने करा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने सी लगाया करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो जल्दी से बताइए साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में। अगर आप लोग, मेरा क्वेश्चन नंबर 44 या 45 था, ध्यान नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने आपको वहां पर अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इतनी देर सोचने में लगनी भी नहीं चाहिए थी, साइमन कमीशन जो है इन्हीं की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखो एससीईआरटी बुक पढ़ोगे तो साइमन कमीशन के बारे में देखो क्या कहता है एससीईआरटी, कि 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः इस या इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने क्या है, इंडियन
स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है, जिसे बोला चाहिए था, चलो कोई नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है। तो देखो दोस्तों, इसी का ही ओल्ड नाम क्या है साइमन कमीशन का, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, तो हर साल 10 साल के बाद हमें यह देखना था कि हमारा कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा नहीं चल रहा, लेकिन समय से पहले ही 1927 में ही इसकी समीक्षा करने के लिए आए और इसका एक साइमन कमीशन का आयोजन किया गया। इस आयोग के अंतर्गत दोस्तों 7 सदस्य थे, जिनमें सभी के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। यानी कि अंग्रेज लोग ये तय करेंगे कि हमारा शासन कैसा चल रहा है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कहने का मतलब वही है कि आप लोगों को किसी ने जबरदस्ती कैद कर रखा है और कैद करने के बाद वही आपके नियम बनाए और वही ये तय करे कि आप लोग क्या हो, आजाद होने लायक हो कि नहीं हो। गजब मेरे भाई। ठीक है, तो यहीं पर ही बोल रखा है, देखो सर जॉन साइमन इनकी अध्यक्षता में यह बनाया गया था और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। तो यहां से आपका यह प्रश्न पूछा गया, तो किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, अगली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी दोस्त? हाँ जी, तो यहां से आपका यह प्रश्न बना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो यह भी हमने पढ़ा था अभी, जैसे ही ये बंबई में आया था, गो बैक साइमन वापस जाओ, विरोध के नारे लगे थे। हमारे लाला लाजपत राय जी भी इसी कमीशन के दौरान जब विरोध हो रहा था तो उनकी भी सर पर डंडा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्यों विरोध कर रहे थे भाई? क्योंकि इसका उद्देश्य भारत की समस्याओं को क्या था, सुलझाने का समस्या नहीं थी, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। आप लोगों को अभी अभी मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कि पूरा का पूरा नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 7 सदस्य थे, सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, और सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में इसको कमीशन को बनाया गया था। और इसी के विरुद्ध यहां पर क्या है, विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। तो यहां से यह बात हुई थी। तो विरोध का मुख्य कारण क्या था, कमीशन के अंतर्गत एक भी भारतीय नहीं थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, और वो निर्णय ले रहे थे कि हमें क्या है, स्वशासन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहां से ये विरोध उठा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो कब आया था भाई पहली बार? ये 1926 में, 28 में, 39 में, कोई नहीं, या एक से ज्यादा? तो अभी अभी हमने बात करी दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में, और ये बंबई जो आया था ना 1928 में आया था। बस आते ही इसको क्या कर दिया, लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अभी अभी हमने पढ़ लिया इस चीज के बारे में पूरा का पूरा। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में और कितने सदस्य थे ये हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, इसका विरोध जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था ये भी आप लोगों को पता चला। ठीक, अब जैसे ही दोस्तों ये कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को, कब, 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, तो फिर क्या था, उसका स्वागत काले झंडों से, हड़तालों से, प्रदर्शनों से हुआ, और प्रदर्शनकारियों ने साइमन को क्या कहा, साइमन गो बैक, चलो और निकलो यहां से, है ना। तो ये कहा, तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो किस प्रश्न पे असफल रहा था भाई, अभी डिटेल में समझाया मैंने पूरा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, या फिर आपका डोमिनिक स्टेटस जो हो रहा था प्रधान उसके कारण, या सत्ता आपका हस्तांतरण जो हो रहा था उसके कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो मेन प्रतिनिधित्व थे वो ये दोनों के बीच में टकराव हो गया कि हमें जो अछूत या फिर जो पिछड़े वर्ग या SC ST है उनको क्या करना चाहिए, अनुसूचित जनजातियों के एक अलग क्या करना चाहिए, निर्वाचन मंडल करना चाहिए। तो जिसके अंतर्गत अंग्रेज भी राजी हो गए थे और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी राजी हो गए थे। इसी चक्कर में गांधी जी ने आमरण अनशन करने का
क्या दे दिया, बात कर दी थी। अब बाद में उनको मना लिया गया, पूना पैक्ट के द्वारा समझौता हो गया था। तो ये पूरा का पूरा जो समझौता हुआ था ना, इसी के बीच में अलग अलग चीजों की शर्तें रखी गई थी, और उसी में जो हमारे अलग अलग प्रकार के लोग थे, संप्रदाय था, उसको क्या कर रहे थे, बांटने की बात करी जा रही थी। तो इसलिए संप्रदाय प्रतिनिधित्व के रूप में असफल हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं गांधी इरविन पैक्ट, दोबारा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है कि किसके बीच में हुआ था भाई। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, उसके लिए दोस्तों गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ गया, इसलिए हम लोग इसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के लिए गांधी जी को 5 मार्च 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। लंदन गए थे, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के अंतर्गत इतना कुछ हुआ नहीं, तो गांधी जी को निराश वापस लौटना पड़ा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आगे पढ़ें तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, किसके रूप में, तो सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया था। किस पर, सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया था, क्योंकि उस समय का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, कौन, रैमजे मैकडोनल्ड, इसने यह घोषणा कर दी थी कि यदि कोई क्या है, सर्वसम्मत या फिर सहमत जो समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ब्रिटिश सरकार को अपनी जो काम चलाऊ योजना है उसी को क्या करनी पड़ेगी, कार्य के लिए लागू करनी पड़ेगी। और इसी तरह कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई, और 16 अगस्त 1932 को जो मैकडोनाल्ड था, इसने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे हम लोग सांप्रदायिक निर्णय या फिर मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। बस इसी के रूप में बात चल गई थी ये, क्योंकि क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, पूरी की पूरी अलग अलग प्रकार के दलित नेताओं या कांग्रेस नेताओं के बीच में, क्योंकि कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था। इसी बीच में आपने वो कहानी सुनी है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई के अंतर्गत बंदर रोटी पाड़ के ले गया, वही वाली बात यहाँ पर हो गया था कि हम लोग आपस में लड़ते रह गए, और यहाँ पर मैकडोनल्ड ने कहा कि भाई जो हमारी काम चलो योजना है उसी को हम प्रसारित कर देंगे, उसी अनुसार चलाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय के ऊपर ये पूरा का पूरा असफल रहा था। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, हाँ ए लगाया, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया था। ठीक, अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय के अंतर्गत जो आंदोलनकारी जो चौकीदारी कर था, ये किसका हिस्सा था, तो बेगूसराय हो गया या फिर मुजफ्फरपुर हो गया या फिर अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हो गए, सारे के सारे बिहार के अंतर्गत आते हैं। और बिहार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के समुद्री तट तो था नहीं, तो इसलिए नमक सत्याग्रह वो लोग कर नहीं सकते थे। तो इसलिए दोस्तों ये किसका हिस्सा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन देने का एक हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं से ही पूरी की पूरी शुरुआत हुई थी। तो जिस जिस दोस्तों ने बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अभी अभी हमने बात करा था कि बिहार में किसी भी प्रकार का समुद्र तट तो होने के कारण ना होने के कारण वहां पर लोगों ने क्या कर दिया, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। शुरू हुई बात सिवान से, बात पहुंची गया भागलपुर, मुंगेर, पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमने अभी भी बात करी थी, भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महादेव लाल जी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, गांधी जी के काफी से प्रभावित थे अहिंसा और अलग अलग प्रकार के विचारों से, तो इसलिए उन्होंने 1930 के अंतर्गत नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिस जिस विद्यार्थियों ने बी लगाया करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमांश दलित वर्गों के लिए कितनी सीट दी गई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूरा सूत्रधार हो गया, दोनों का मिलन हो गया, दोनों की चीजें बिल्कुल वहां पर समाप्त कर दी गई, तो हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों के जो सीट थे उसको रिजर्व कर दिए गए थे। तो कितने करे गए थे, तो एक जगह 71 किए गए थे और एक जगह 147 किए गए थे। तो कहां है दोस्तों, 71 व 147 इज द राइट आंसर। तो जिस जिस दोस्तों ने लगाया ऑप्शन नंबर बी, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। याद है ना, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो विभिन्न सांप्रदायिक एवं दल वर्ग थे उनके पृथक निर्वाचन मंडल के विषय में कोई सहमति क्या हो गई, नहीं हो सकी थी। तो सम्मेलन ने इस पूरे के पूरे समस्या का निदान हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड था उसके प्रतिनिधित्व पर छोड़ दिया गया, और तदनुसार 16 अगस्त 1932 को जो ये रैमजे था इसने अपने सांप्रदायिक अनिर्णय की घोषणा की, और इसके अनुसार मुसलमान, यूरोपी और साथ ही साथ में जो सिख थे उनके साथ दोस्तों क्या था, इनका मतदानों के साथ साथ अब दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसने कर दिया। अब जैसे इन्होंने प्रावधान
ऐलान करा, तो इसके विरोध में ही हमारे गांधी जी क्या हो गए, खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं क्या कर लूंगा, अब आमरण अनशन कर लूंगा। क्योंकि ये जो थे ना दोस्तों, ये कहते थे कि अगर हम लोग ऐसे ही बांटते रहे तो हम लोग कभी भी स्वराज का प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, मदन मोहन मालवीय जी हो गए और अंबेडकर जी हो गए। इनके बीच में जो जातीय एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और इसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए 147 सीट आरक्षित करी गई और जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों का ही व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया था। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 171 147 लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने पढ़ रखा है इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक जो आपका पंचाट है के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, अछूतों के लिए, दलितों के लिए, या फिर SC ST कैटेगरी जो आप लोग बोल सकते हो उनके लिए, जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनकी बात करी जा रही थी यहाँ पर। तो दलितों के लिए बनाया गया था, दलितों को ही अछूत कहा जाता था उस समय पर। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने C लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हमने अभी पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में दलित के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन ये क्या कर रहे थे, संगठित किया और दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनका काफी विवाद हुआ था। तो यही दोस्तों यहां पर बात करी गई थी, किसके लिए, अछूतों और दलितों के लिए। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। दोबारा इतनी चीजों को हम रिपीट करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको अभी पढ़ चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, नोआखली या नोआखाली भी कई बार आ जाता है। तो नोआखली में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है 1942 तक तो महादेव देसाई जी थे, लेकिन उनकी जैसी ही मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनके सचिव अलग हो गए, दूसरे हो गए थे। तो ये जो नोआखाली या खली जो होता है, इस काल के दौरान में महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा ये उस समय बंगाल के अंतर्गत और आज के बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सचिव थे, क्योंकि दोस्तों इसको है ना, जब गांधी जी यहां पर गए थे ना, तो यहां पर बहुत ज्यादा भयानक रूप से, ध्यान रखिएगा, ये जो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में सांप्रदायिक लड़ाइयां चल रही थी। मुसलमान जो है दोस्तों अवैध रूप से, क्योंकि ये जो इलाका था वो मुस्लिम बहुल्य इलाका था, यहां पर मुसलमानों ने ना हिंदुओं को या ब्राह्मणों के जो बेटियां थी, जो बहुएं थी, उसको जबरदस्ती उठाया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनको बोल सकते हो किडनैप किया, अलग अलग प्रकार की चीजें करी। और उसी चक्कर में यहां पर जो हिंदू थे उन्होंने असम में या फिर हमारा पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में इस जगह पलायन करा था उस समय पर। ठीक है, तो इसको ही महात्मा गांधी जब यहां पर गए थे तो इसको ही क्या कहा था उन्होंने, शमशान कहा था। क्या कहा था, शमशान कहा था। तो उस समय जो दोस्तों यहाँ के वो जो इनके सचिव थे वो थे दोस्तों प्यारेलाल जी। ऑप्शन नंबर C, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर C लगाया, ऑप्शन नंबर प्यारेलाल, वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, नोआखाली या नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल थे, ये हमने पढ़ लिया। और वर्तमान समय में बात करी जाए तो ये बांग्लादेश के अंतर्गत है, उसके डिवीजन के अंतर्गत आता है, पहले हमारे बंगाल के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब यहां की बात करी जाए तो दोस्तों इसको है ना पूरा का पूरा सांप्रदायिक के अंतर्गत झुलूस दिया गया था। 7 नवंबर 1946 में जब गांधी जी यहां पर पहुंचे थे तो गांधी जी ने इसी को ही शमशान की संज्ञा दी थी, क्योंकि यहां पर जो मुसलमान बहुलक क्षेत्र था ये बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे थे, वहां पर अहिंसा फैला रहे थे, अलग अलग प्रकार की चीजें कर रहे थे। इसलिए दोस्तों यहां पर एक बड़ी आबादी जो हिंदुओं की थी उन्होंने पलायन कर दिया, असम में, बंगाल में और त्रिपुरा के आसपास वो बसने शुरू हो गए थे। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई चलनी है, कोई विवाद वगैरह नहीं चलना है। ठीक है, कभी भी आप आधुनिक भारत पढ़ोगे ना और आपकी क्लास में सांप्रदायिक अलग अलग लोग होते हैं तो उनके बीच में हो जाती है। जैसे कि मुझे भी याद है आज के दिन कि मैं ना एक दिन, मतलब 2008-9 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय हमारी क्लास के अंतर्गत एक चैप्टर चल रहा था जिसमें चल रहा था मुस्लिम धर्म है इसकी स्थापना के बारे में। तब वहीं पर ही दोस्तों मुस्लिम धर्म की स्थापना आप लोगों को पता ही है। तो वहां पर जब टीचर ने पढ़ाया ना तो एक लड़की खड़ी होगी जो कि क्या कहते हैं वो पहनते हैं ना, आई थिंक बुरखा कहते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने पहन रखा था, वो खड़ी होकर
सर से बहस करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म तो यहाँ पर मतलब इस दुनिया के अंतर्गत जब से दुनिया का निर्माण हुआ है। तो वही वाली बात है, ये चीजें ऐसी हैं जिसके बीच में क्या हो जाती हैं, बहसें होनी शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो वहां पर भी टीचर समझ गया था भाई दिक्कत हो जाएगी, आगे बात बढ़ गई तो उसने बोला, टीचर ने पता क्या बोला, पल्ला झाड़ा। टीचर ने बस इतना बोला कि भाई देखो, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में फंसने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल उतना बता रहा हूँ कि जो आपकी किताबें आपको बताती हैं। ठीक है, अगर आपको मानना है कि इस धरती का जब से निर्माण हुआ है तब से इस्लाम धर्म है, तब मान लीजिए। अगर आपको ये मानना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मान लीजिए। ठीक है, तब जाकर वो लड़की शांत हुई थी। तो इसलिए दोस्तों यहां पर देखा जाए तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में कई जगह पर आप में से कई लोग मुसलमान भी होंगे, मुसलमानों के कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की भी पराये की धरती पर कब्जा करना क्या है, एक गलत काम है, हराम है, लिखा हुआ है ना। लेकिन फिर भी इस पूरा का पूरा जब आप पढ़ते हो नोआ खली के बारे में, तब बताया जाता है कि मुसलमान जो है अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर देते थे और उस सड़क किनारे पर मजार बना लिया करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुसलमान जो है कुरान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहते थे। कई मुसलमान जो है कुरान के हिसाब से चलते ही नहीं थे। तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ इस चीज़ के विवाद में पढ़ना नहीं है, केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो बस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड एंटिल के द्वारा, या लॉर्ड मैकडोनल्ड के द्वारा, या फिर एक से अधिक, या फिर एक से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। होता है यार, कई बार क्लासों के अंदर बहसबाजी हो जाती है। वो इतनी दूर की बात, मेरी क्लास के अंतर्गत कई बार बहसबाजी हो जाती है। ठीक है, क्या बोला गया भाई? ओके, तो लॉर्ड मैकडोनल्ड इज द राइट आंसर। जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल। अरे छोड़ो यार, तुम भी बहसबाजी में पढ़ने लग गए सारे के सारे। आइए, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय का, कौन? रैमजे मैकडोनल्ड। 16 अगस्त 1932 के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय थे उसका प्रतिनिधित्व के विषय में एक इन्होंने क्या करा दोस्तों, पंचाट जारी किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी के समय काल में इसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसी के तहत जो प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय थे उसके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाना था। और मुसलमान और जो सिख थे उनका तो पहले से ही अल्पसंख्यकों के अंतर्गत था। अब दलितों को भी क्या कर दिया, अल्पसंख्यकों को मानकर हिंदुओं से अलग करने की बात करी जा रही थी, और इसी के द्वारा ये पूरा का पूरा बात चल रही थी। तो ये किसके समय काल में हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था? इसी नामाकुल के द्वारा हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस विद्यार्थियों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, ओके, चलिए ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों हमने? 80 यानी कि 41 से शुरू करे थे तो 40 क्वेश्चन करे हमने। अब चलिए दोस्तों मुझे बताइए कि 40 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। और जो दोस्त, आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये आईडी है, चैनल का नाम ये नहीं है। देखो आप लोगों को पता, एक आईडी अलग होती है और एक चैनल का नाम अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, लेकिन इसकी आईडी ये नहीं है। उसी प्रकार से टेलीग्राम का चैनल नाम है दोस्तों डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। कई विद्यार्थी पूछते रह जाते हैं, नाम वही है जो हमारे चैनल का नाम है, लेकिन ये आईडी है। टेलीग्राम पर जब भी आप सर्च मारोगे ना तो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, इतना लंबा सर्च मारोगे तो नहीं मिलेगा। डीके गुप्ता 1122 बिना जगह छोड़े हुए सर्च मारिएगा, या फिर नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर से टच करके ब्लू कलर की लाइन होगी उस पर टच कर लीजिएगा, आप डायरेक्टली वहां चले जाओगे। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर रखी हुई तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन पर ले जाएगा। साथ साथ में व्हाट्सएप लिंक भी है, वहां पर भी जा सकते हो। दोनों के दोनों चैनल का लिंक है, जिसमें ज्वाइन होना ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने का फायदा यही है कि जब भी क्लास आपकी शुरू होती है उसके नोटिफिकेशन आपको 5 से 10 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट पहले मिल जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसका पीडीएफ भी वहीं पर ही मैंने डलवा रखा है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने यहां डाल रखा है, पूरा डिटेल में डाल रखा है, एनसीईआरटी का भी एससीईआरटी का भी। तो जिसको डाउनलोड करना है जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वहां पीडीएफ डलवा रखा है। चलिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं 40 में से हमारे 37, 38, 37, 38, बहुत बढ़िया भाई। कई तो हमारे 40 के 40 मार रहे हैं।
बहुत गजब। मैराथन के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैराथन आपको सीटेट और मैराथन के बारे में बता देता हूं। देखो सीटेट मैंने आपको शुरू में, मैराथन मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू होनी थी हमारी आज से ही, लेकिन शुरू किस वजह से नहीं हुई, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट कंफर्म ही नहीं हो पा रही है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि 27, 28, 29, 30 को होगा, तो हम लोग 10 से शुरू कर रहे थे, लेकिन अब आपका आ जा रहा है कि 15 जुलाई के आसपास होगा। तो अगर मैं मैराथन अभी करा दूंगा तो आपके आखिरी समय पर रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो अभी हम जो डेली डेली टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ते हुए चलिए। आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो रही है, आप लोगों की तैयारी भी हो रही है और आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, एग्जाम जैसे ही नजदीक होगा, नजदीक कहने का मतलब है 20 से 22 दिन बचेंगे हमारे एग्जाम के लिए, तो आपके 10 दिन लगातार मैं आपकी मैराथन चलाऊंगा अलग अलग चीजों की, और उस मैराथन के द्वारा आप ये मानकर चलिए आपकी रिवीजन सटीक तरीके से हो जाएगी। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैराथन दोस्तों एक बार एग्जाम डेट फाइनल होने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम आपको मैराथन हमारी कब से चलेगी। तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि आखिरी दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार वीडियो नहीं देखिए तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब रही दोस्तों सीटेट मैराथन की या सीटेट क्लासेस की बात। तो दोस्तों सीटेट क्लासेस के बारे में मैंने आपको बोला है कि जल्दी आप लोगों को मैं एक क्लास दूंगा कि आखिरी समय पर आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और उसके अंतर्गत मैं संपूर्ण मैराथन जो क्लासेस होंगी उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, कब तक बताऊंगा तो शायद 15 या 16 को बता दूंगा, ज्यादा दूर नहीं है, क्या पता मैं उससे पहले भी बता दूं। ठीक है, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर जाइए, मैराथन क्लास भरमार रखी हुई है, ईवीएस की, सीडीपी की, मैथ्स की, संस्कृत की, एसएसटी की, साइंस की, जो मैराथन क्लास देख रही है वो देख लीजिए, क्योंकि सीटेट है, बदलना तो है नहीं, टॉपिक वही रहने आपके, तो पिछली बार भी करे थे, इस बार भी करें, तो आप जाकर वहां पर भी देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको जल्दी आने वाले 1-2 दिन के अंतर्गत इस चीज के बारे में अपडेट दे दूंगा, तो वहां से आप लोग मेरे सीटेट क्लासेस के बारे में ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में अपडेटेड ले सकते हो। ठीक है, चलिए, समझ गए। ओके, उम्मीद करता हूं अब तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी शाम को 7 बजे, अगर देखो दोस्तों सीटेट की मैराथन चलाई तो घबराइए मत, शाम की 7 बजे क्लासेस जैसे चल रही है बीपीएससी के लिए वैसी ही चलती रहेगी, ये बदलेगी नहीं। सीटेट की जो मैराथन क्लास चलेगी वो दोपहर में 12 बजे के आसपास चलेगी। ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं आपको उस समय बता दूंगा, जिस तरह से भी करा जाएगा। तो अभी के लिए केवल यही है, जो भी होगा आगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।